We've just seen the biggest one-day move on the Nikkei 225 since 1987. It was clearly a bad day for stocks. U.S. inflation cooled again in August, with overall prices rising at an annual rate of 2.5%, the lowest level. Currently at 5.25%. Are we expecting them to drop or stick? Hey, welcome back to the channel. मैं हूं आपका एनालिस्ट शांतनु जैन। इस वीक ना ग्लोबल मार्केट्स में बहुत कुछ हो रहा है। 3 सेंट्रल बैंक्स, वो भी 3 बड़े सेंट्रल बैंक्स, अपनी इंटरेस्ट रेट डिसीजंस अनाउंस करने वाले हैं। यूएस फेडरल रिजर्व, बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड बैंक ऑफ जापान। ये 3 इकोनॉमीज मिलकर ग्लोबल जीडीपी का 30% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो भी ये इस वीक डिसाइड करेंगे, उसका रिपल इफेक्ट दुनिया भर के मार्केट्स पे पड़ेगा। चलो समझते हैं कि ये सेंट्रल बैंक्स क्या कर सकते हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है और इसका स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट होगा। एंड अगर आपके भी मन में ये क्वेश्चन है कि भाई लोग इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने पर इतना पैनिक क्यों करते हैं, तो ये वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लास्ट तक बने रहना। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूएस फेडरल रिजर्व की। फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट्स जुलाई 2023 से 5.25% एंड 5.5% के बीच ही रखा है, जो लास्ट 20 ईयर्स का हाईएस्ट लेवल्स है। ऐसा क्यों? क्योंकि 2022 से ही वो हाई इन्फ्लेशन से लड़ रहे थे। यूएस में हालत इतनी खराब थी, 2022 में तो इन्फ्लेशन 9.1% तक पहुंच गया था, लेकिन अब अगस्त 2024 में इन्फ्लेशन वापस 2.5% हो गया है, जो फेड के 2% टारगेट के काफी करीब है। इसलिए मार्केट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेड अब की बार इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस करेगा। साउंड्स लाइक गुड न्यूज, राइट? वेल, थोड़ा रुको। This is good news, but maybe with a catch. सब कुछ इतना स्मूथ नहीं है। कोर इन्फ्लेशन, जिसमें फूड और एनर्जी जैसे वॉलेटाइल चीजें नहीं होती हैं, अभी भी 3.2% पे है और उनके लेबर मार्केट्स में स्ट्रेस दिख रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट 4.2% तक बढ़ गया है। जॉब ग्रोथ भी स्लो हो गया है। अगस्त में सिर्फ 142,000 जॉब्स ऐड हुए थे, जो पहले के मंथली एवरेजेस से काफी कम है। अब फेड से एक्सपेक्टेशन है कि वो रेट कट्स करेंगे, शायद 0.25%, लेकिन कुछ लोग बड़े रेट कट्स की भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्यों? ताकि यूएस इकोनॉमी को रिसेशन से बचाया जा सके और लेबर मार्केट को थोड़ा बूस्ट दिया जा सके। लेकिन ट्रिकी पार्ट ये है कि फेड जल्दी रेट कट करना नहीं चाहता है, क्योंकि उससे इन्फ्लेशन वापस बढ़ सकता है। प्राइस स्टेबिलिटी और ग्रोथ के बीच एक बैलेंस बनाना उनकी इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं यूके की तरफ, यूके के बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ। बैंक ऑफ इंग्लैंड एक टफ स्पॉट में है। यूके में इन्फ्लेशन 6.7% तक पहुंच गया है, जो उनके 2% टारगेट से 3 गुना ज्यादा है। यहाँ एनर्जी प्राइसेस हाई हैं, ग्रोसरीज महंगी हैं और वेजेस राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ मैच नहीं कर रही है। ये एक कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूके की इकोनॉमी बैरली ग्रो कर रही है। जीडीपी ग्रोथ फ्लैट है और अनएम्प्लॉयमेंट 4.3% तक बढ़ गया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अगस्त में 0.25% रेट कट किया था, बट ये मोस्टली एक्सपेरिमेंटल मूव था टू असेस की ग्रोथ को बूस्ट मिल सकती है क्या। इसका ये मतलब निकालना कि उनकी इन्फ्लेशन से लड़ाई खत्म हो गई है गलत होगा। एंड इन सब की वजह से इस वीक बैंक ऑफ इंग्लैंड शायद रेट्स को होल्ड करे। अब वो वेट एंड वॉच मोड में है एंड मे बी वो पैनिक नहीं दिखाना चाहता है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन कूल नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में उन्हें इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज भी करना पड़ सकता है। फाइनली लेट्स लुक एट बैंक ऑफ जापान, जो एक आउटलायर है इन सब में। जापान काफी टाइम से लो इन्फ्लेशन लो ग्रोथ के लूप में अटका हुआ था। उन्होंने ज्यादा इन्फ्लेशन फेस नहीं किया, बल्कि वो तो डिफ्लेशन से फाइट कर रहे थे। अब जाकर एनर्जी कॉस्ट बढ़ने और येन के वीक होने की वजह से इन्फ्लेशन फाइनली 2% के ऊपर पहुंच गया था। बैंक ऑफ जापान ने इस साल 2 बार रेट्स रेज किए हैं, -0.1% से 0.1% तक लाए हैं। सुनने में ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन जापान के लिए ये बड़ा मूव था। इसका असर कैरी ट्रेड्स और येन अप्रिसिएशन पे भी देखा गया है। लेकिन देखो, दिक्कत ये है कि जापान का डेट टू जीडीपी रेशियो 260% से ज्यादा है, तो वो अग्रेसिवली रेट्स नहीं बढ़ा सकते। मोस्ट एक्सपर्ट्स को लगता है बैंक ऑफ जापान इस वीक कॉशियस ही रहेगा और कोई बड़ा मूव नहीं करेगा। जापान की इकोनॉमी अभी भी काफी डेलिकेट है, तो देखा जाए तो हर सेंट्रल बैंक अपनी यूनिक चैलेंजेस फेस कर रहा है। लेकिन सवाल तो ये है, हमें इन सब से क्या लेना देना? स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के लिए ये सब इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, सिंपल। सेंट्रल बैंक्स के इंटरेस्ट रेट डिसीजंस का डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट पे काफी इंपैक्ट होता है। अगर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो क्या होता है? देखो, कंपनीज के लिए बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाती है। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से बोरोइंग महंगा हो जाता है।
कंपनीज को एक्सपेंशन करना, नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना या डे टू डे ऑपरेशंस चलाना कॉस्टली पड़ता है। इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट्स पे होता है, स्पेशली उन इंडस्ट्रीज में जो हैवी बोरोइंग पे डिपेंड करती हैं, जैसे रियल एस्टेट, यूटिलिटीज एक्सेट्रा। कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो जाता है, कंज्यूमर्स के लिए लोन लेना महंगा हो जाता है, मॉर्टगेजेस, क्रेडिट कार्ड्स, कार लोन्स, ये सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो लोग खर्च कम करते हैं और जो कंपनीज कंज्यूमर स्पेंडिंग पे डिपेंड करती हैं उनका रेवेन्यू कम हो जाता है। कम रेवेन्यू तो लोअर स्टॉक प्राइसेस, मतलब क्योंकि लोअर प्रॉफिटेबिलिटी। बॉन्ड्स ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। हायर इंटरेस्ट रेट्स का मतलब बॉन्ड यील्ड्स बढ़ना, जो बॉन्ड्स को स्टॉक्स के मुकाबले ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। इन्वेस्टर्स स्टॉक से पैसा निकालकर बॉन्ड्स में लगाने लगते हैं और स्टॉक प्राइसेस और कम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस सेलिंग प्रेशर। वैल्यूएशन कंप्रेशन होता है, स्पेशली ग्रोथ स्टॉक्स पे। हायर रेट्स का मतलब है फ्यूचर अर्निंग्स का प्रेजेंट वैल्यू घटना। इसकी वजह से कंपनीज की वैल्यूएशन, जो बहुत एनालिस्ट DCF मेथड से निकालते हैं, उस पर एक डाउनवर्ड प्रेशर क्रिएट होता है। तो अगर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो हमें ये सारी चीज़ें देखने मिलती हैं। बट अगर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स कट करता है तो क्या? देखो, कंपनीज के लिए बोरोइंग चीप हो जाती है। लोअर इंटरेस्ट रेट्स का मतलब है कि कंपनी सस्ते में बोरो कर सकती है, नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकती है, एक्सपैंड कर सकती है और लोगों को हायर कर सकती है, उन्हें ज़्यादा वेजेस दे सकती है और प्रॉफिट्स बढ़ा सकती है। इसका स्टॉक प्राइसेस पे मोस्टली पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, स्पेशली ग्रोथ सेक्टर्स में, जैसे कि टेक्नोलॉजी का सेक्टर। कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ जाता है। सस्ते लोन्स का मतलब है कंज्यूमर ज़्यादा खर्च करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाता है और स्टॉक प्राइसेस को भी बूस्ट करता है। ये सब थ्योरेटिकली हमने देखा है होते हुए अगेन एंड अगेन ओवर द इयर्स। बॉन्ड्स थोड़े कम अट्रैक्टिव हो जाते हैं क्योंकि वो लोअर रेट्स ऑफर कर रहे होते हैं बॉन्ड्स पे, राइट? तो वो पैसा बॉन्ड से निकल के स्टॉक मार्केट की तरफ आता है, वहाँ एक डिमांड जनरेट होता है स्टॉक मार्केट्स पे, जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज करने लग जाते हैं। ग्रोथ स्टॉक्स को भी बूस्ट मिलता है, स्पेशली टेक सेक्टर में, जहाँ फायदा ज़्यादा देखा जाता है यूजुअली। तो ये सब होता है जब भी सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स कट करता है। तो ऑल इन ऑल, सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट डिसीजन से स्टॉक मार्केट पे बहुत इंपैक्ट होता है। सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स के थ्रू इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं और स्टॉक मार्केट उसका रिएक्शन देता है, कभी कामली, कभी पैनिक करके। ये सब इन्फ्लेशन, ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट को बैलेंस करने के लिए होता है। तो इस वीक फेड, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के डिसीजंस ग्लोबल मार्केट्स के नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का टोन सेट कर देंगे। तो कीप एन आई आउट ऑन ऑल ऑफ दीज न्यू डेवलपमेंट्स। आई होप आपको ये ब्रेकडाउन इन्फॉर्मेटिव लगा। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर इंटरेस्ट रेट्स और सेंट्रल बैंक के इफेक्ट्स के बारे में और भी क्वेश्चंस हैं तो उन्हें कमेंट्स में आप पूछ लेना। आई विल ट्राई एंड आंसर एज मेनी एज पॉसिबल। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।